डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अलेक्जेंडर पोप को डिस्कस करना है। और एक्चुअली इस एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, क्योंकि 18th सेंचुरी इंग्लैंड में लिटरेचर जो कंटिन्यूएशन था ऑफ अगस्टन एंड क्लासिकल एज का, इस तरह से इनकी जो इनाग्रेशन थी वो रेस्टोरेशन पीरियड में हुई थी। सो पोइट्री में पोप को हम फॉलो करेंगे। या फिर अगर हम ये कह सकते हैं, सॉरी, कि पोप ने फॉलो किया था फुट स्टेप ऑफ द ड्राइडन। कि अलेक्जेंडर पोप जो था, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पोप, वो एक्चुअली किसके, जॉन ड्राइडन के फुट स्टेप पर चला था। उसके उनके कदमों पर जा रहा था अलेक्जेंडर पोप के, और कैरी आउट द क्लासिकल आइडियल टू इट्स हाईएस्ट परफेक्शन। जो क्लासिकल आइडियल्स थे, जो क्लासिकल आइडियल थे, क्लासिकल आइडियल क्लासिकल आइडियल उनको अलेक्जेंडर पोप परफेक्शन की हद तक लेके गया था अपनी पोइट्री ही। उसने, हम कह सकते हैं कि उसने सम अप किया था 18 सेंचुरीज को एज द ड्राइडन सम अप द प्रीसीडिंग पीरियड। जिस तरह से ड्राइडन ने जो कुछ किया था, उसी तरह से अलेक्जेंडर पॉप ने किया था, लेकिन उनमें डिफरेंसेस थे। क्योंकि ड्राइडन जो था, वो उसने अपने आप को एक्सेल किया था तीनों चीज़ों में, पोइट्री में भी, प्रोज में भी और ड्रामा में। अलेक्जेंडर पॉप ऑन द अदर हैंड, उसने अपनी एक्सेलेंस शो की थी सिर्फ और सिर्फ पोइट्री में। तो इन दोनों में फ़र्क है। अलेक्जेंडर पॉप सिर्फ और सिर्फ पोइट्री की हद तक लिमिटेड था, और ये जो मेजर चीज़ें थी अलेक्जेंडर पॉप की, वो पोइट्री थी। और अलेक्जेंडर पॉप जो था, वहाँ पर जो तीनों जो जॉनरास थे, उन तक वो उसकी लिमिटेशन थी या उसकी वो पहुँच थी, जिसमें ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम अलेक्जेंडर पोप की डोमिनेशंस की बात करते हैं पोइट्री में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। 18 सेंचुरीज में जो 18 सेंचुरीज में जो पोप था, उसने बहुत ज़्यादा अपना काम किया था। डॉक्टर जॉनसन ने उसके बारे में कहा है, अलेक्जेंडर पोप के बारे में, कि अलेक्जेंडर पोप ने द वर्ल्ड ऑफ लेटर को डोमिनेट किया था in the latter half of the century, and simply elaborated, expounded, and consolidated the classical tradition of Pope. सो हम इसी स्टेटमेंट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या था। वो एक कि एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक राइटर था। उसकी जो सब्जेक्ट था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे रिजर्वेशंस के लिए। और पोप इन्फ्लुएंस जो था, वो बहुत ही ज़्यादा था, और बहुत ही यंग राइटर्स पर पहला था। और उसको उनको बहुत सारे राइटर्स को उन्होंने क्या किया था, अलेक्जेंडर पोप ने इन्फ्लुएंस किया था। अलेक्जेंडर पोप कई तरीकों से, कई रिस्पेक्ट से एक यूनिक किस्म का एक फिगर था। और ही वाज फॉर द जनरेशन द पोएट फॉर द ग्रेट नेशन। वो ऐसी ऐसी जनरेशन के लिए था। और उसकी जो पोइट्री थी, हालांकि वो लिमिटेड थी इन द अर्ली 18th सेंचुरी, और वहाँ पर उसकी पोइट्री में देयर वर फ्यू लिरिक्स, और लिटल आर नो लव पोइट्री, नो एपिक, नो ड्रामास, नो सॉन्ग ऑफ नेचर। इतनी ज़्यादा वर्थ कंसिडरिंग नहीं मिलती हमें। लेकिन अगर हम इन द नैरो फील्ड ऑफ द सिटायर देखते हैं, या डायडेक्टिक वर्सेस पोप की देखते हैं, तो ही वाज द अनडिस्प्यूटेड मास्टर। His influence completely dominated the poetry of his age, and many foreign writers, as well as the majority of English poets, looked to him as their model. Second, he was remarkably clear and adequate reflection of the spirit of age in which he lived. There is hardly any ideal, a belief, a doubt, a fashion, a whims of the Queen Anne's time that is not neatly expressed in his poetry. Third, he was the only important writer of that age who gave his whole life to the letters.
अगर हम देखते हैं स्विफ्ट को देखते हैं तो वो क्लर्जीमैन था, उसके साथ साथ पॉलिटिशियन था। एडिसन्स को देखते हैं तो वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। इस तरह से बाकी जितने भी राइटर थे वो किसी न किसी पॉलिटिक्स पर या किसी न किसी पैट्रन्स पर या किसी न किसी पेंशन पर या फेम पर वो लोग अपना गुजारा करते थे या उनका दारोमदार था। लेकिन अगर हम पोप को देखते हैं तो पोप के बारे में हमें एक चीज़ मिलती है कि वो क्या था, वो इंडिपेंडेंट था। ही वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल सच थिंग। उसका ना तो कोई पॉलिटिकल पैटर्न था, ना ही उसको किसी पेंशन से कोई दारोमदार था। वो इंडिपेंडेंट था। और इसके अलावा लिटरेचर के अलावा उसका कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं था। उसका सिर्फ और सिर्फ उसका जो प्रोफेशन था अलेक्जेंडर पोप का, इस प्रोफेशन, वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या था, वो लिटरेचर था। इस प्रोफेशन वाज ओनली लिटरेचर। सिर्फ प्रोफेशन वो क्या था, लिटरेचर से कमाता था और वही सारी चीज़ें वो लिखता था। और चौथी बात उसके बारे में, उसकी जो एम्बिशंस थी, उसकी वजह से उसको एक जगह मिली, एक मकाम मिला और जो उसने हासिल किया। हालांकि उसकी जो रिलीजियस प्रेजुडिस थे या फिर उसका जो फिजिकल एंड टेम्परामेंटल जो ऑब्स्टिकल थे, क्योंकि वो ड्वार्फ था, ड्वार्फ इंसान था अलेक्जेंडर पॉप, तो फिजिकल डिफॉर्मिटी थी उसमें और एक टेम्परल इश्यूज भी थे, क्योंकि सोसाइटी में ही वॉज लुक्ड डाउन अपॉन हिम। उसको पॉप जो था वो डिफॉर्म था एंड सीकली था, वो बीमार रहता था एंड बॉडी के लिहाज से फिजिकली हालत उसकी ठीक नहीं थी। एंड ये वो सारी चीज़ें थी जो किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान को डिस्करेज कर सकती हैं। और पॉप को इसका काफ़ी हद तक इसका असर, इन सारी चीज़ों का असर पॉप पर हुआ था, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीटर बन चुका था। ही न्यू लिटिल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द नेचर। वो नेचर के बारे में बहुत कम जानता था। एंड या और साथ साथ उसको जो इंसानी जो दिल के हालात थे उसके बारे में बहुत ही कम उसको इल्म था। उनकी उसमें उसकी पर्सनालिटी या उसके काम में जो चीज़ की जो कमी थी, ये जो बज़ाहिर जो लग रही थी कि उसमें नोबल फीलिंग्स नहीं थे, और instinctively choose a lie when the truth had manifestly more advantages. So यस, वो एक किस्म का, हम कह सकते हैं वो एक किस्म का जेलस किस्म का इंसान था। जेलस वो एक जेलस किस्म का इंसान था, एक पैविश किस्म का इंसान था। और जो हालात में उसने बनाया उसको बताया था, या फिर हम कह सकते हैं वेस्ट पीश वो था, लिटिल मैन था और द मोस्ट फेमस पोएट था ऑफ अपने दौर का। और एक्नॉलेज करते हैं वो उसको एज ए लीडर माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, कि वो बहुत ही, वो 1688 को पैदा हुआ था और इसी साल ये रेवोल्यूशंस भी हुई थी। और जो अलेक्जेंडर पोप था वो एक्चुअली एक लेनिन ड्रेपर का बेटा था जो लंदन में पैदा हुआ था, और उसने अपनी चाइल्डहुड इसी बेनफील्ड, मतलब एक विंडसर फॉरेस्ट में गुजारी थी। और उसका जो रिलीजियस था वो एक रिलीजियस के हवाले से भी वो क्या था, वो कैथोलिक था। और हमें पता है कि कैथोलिक को बहुत सारी चीज़ों से डिप्राइव किया जाता था। तो एजुकेशन में भी उसको हासिल का अच्छी एजुकेशन नहीं मिली थी। और वो बात तो हमने ऑलरेडी कह दी कि वो फिजिकली वीक था, वो डिफॉर्म था, और उसकी एजुकेशन कोई खास ऐसी एजुकेशन नहीं थी, क्योंकि उसने ही रिसीव्ड एज अ बॉय वाज from the family priest in one or the two Catholic school, but he continues his studies independently. उसके बाद में फिर उसने अपनी जो स्टडीज़ थी वो इंडिपेंडेंटली खुद से उसने पढ़ना शुरू किया था। तो हम कह सकते हैं कि वो एक सेल्फ मेड इंसान था जो सब कुछ अपने ही दम पर कर रहा था। एंड वो जो था सेल्फ, हम कह सकते हैं कि वो सेल्फ एजुकेटेड था। सो नॉट ऑल द फॉल्ट ऑफ हिज करेक्टर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू हिज डिसीज्ड बॉडी और डिफॉर्मिटी। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी नेचर में जो गलतियाँ थी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी या डिफॉर्मिटी की वजह से थी। जैसे कि हमने कहा कि वो एक जेलस किस्म का, मीन किस्म का, अनरिलायबल किस्म का, एक वेन किस्म का इंसान था।
और ये सारी जो फंड्स थी ये रिडीम्ड बाय द कंस्पिशियस वर्चुअस। सो उसने क्या किया था कि वो सितार में बहुत ज़्यादा माहिर था, और वो अपने दोस्तों को ही सितार करता था। उसके दोस्त जो थे, उस दोस्तों में उसके यहाँ से इतने ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे उसको भी वो लोग उसको सितार, जिसमें एडिसन्स भी हैं, और एडिसन्स को भी उसने क्या किया था कि उसने एक उसके ऊपर भी एक उसने एक सितार लिखी थी। और ये सितार एक्चुअली विदाउट एनी रियल प्रोवोकेशन इन द करेक्टर ऑफ एथिक्स थी। और उसने क्या किया था कि मर्सिलेसली फ्लाइड हिज लिटरली एनिमीज। वो बहुत अपनी लिटररी एनिमीज पर बहुत सीवियर किस्म की क्रिटिसिज्म करता था। और इस तरह से जो डनसीट था उसमें जिस तरह से जॉन जॉन ड्राइडन ने किया था, इस तरह से उसने उसको मोहब्बत हुई थी। ही मेड लव टू अ लेडी मैरी, एक लेडी थी, लेडी मैरी वर्थली। उसका एक फेमस ब्लू स्टॉकिंग ऑफ द एज थी। और जब उसको प्रपोज किया गया और उस लड़की ने उसकी इंसल्ट की थी इन अ वे कि ही शी रिजेक्टेड अलेक्जेंडर पॉप। इसने एक बहुत ही वल्गर किस्म का एक सटायर लिखा था उसके ऊपर। तो इससे हम कह सकते हैं ही वाज नॉट अ वेरी जनरस इन एंटरटेनिंग फ्रेंड्स, एंड used to scribble his verses on the back of the letter, and odd scrap of the paper and spices of economy, for which Swift called द पेपर सेविंग। वो इधर उधर चीज़ें लिखता था, तो इसलिए जोनाथन स्विफ्ट जो था, स्विफ्ट उसने कहा, उसने उसके बारे में लिखा था कि ये क्या करता है, पेपर सेविंग करता है, क्योंकि अपनी चीज़ों को, अपनी वर्सेस को वो इधर उधर चीज़ों के पर वो लिखता था। तो इस तरह से इसके बारे में कहा जाता था कि ये पेपर सेविंग पोप है। और इट वुड बी ओनली फेयर टू एड दैट ही वाज अ गुड फ्रेंड टू द यंगर एंड प्रोमिसिंग पोएट। ये भी एक चीज़ थी उसमें कि ये जो यंगर पोएट्स थे या प्रोमिसिंग, जो जेन्युइनली अटैच थे, तो उनके उसका उनका उनका दोस्त था। एंड उसके अलावा ही वाज अ वेरी गुड सन, वो एक अच्छा बेटा था। क्योंकि उसने हैविंग टेंडेड हिज मदर इन हर डिक्लाइन ईयर, उसने अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। और उस अपनी जो जो केयर थी, जो अफेक्शन थी, जो उसने माँ से की थी, इसलिए उसने जो ट्रांसलेशंस ऑफ होमर लिखी थी, जिसकी वजह से उसने सबसे पहले हिज ट्रांसलेशन ऑफ इस ट्रांसलेशन ऑफ होमर ये उसने लिखी थी, और जिसकी वजह से उसके पास सम आया था तकरीबन जो 10,000 और 10,000 रुपीज़ वो आए थे। एंड ये एक बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम, जिसकी वजह से विच टुगेदर विथ हिज, और फिर बाद में उसने जो पेरेंटल जो प्रॉपर्टी थी उसकी वजह से वो बहुत काफ़ी अमीर बन गया था, और अपनी ज़िंदगी में वो इंडिपेंडेंट हो गया था बाद में। उसने एक वीला खरीदा था, उसने एक वीला खरीदा, और वीला को हम कहते हैं ट्विक ट्विकन ट्विकन ट्विकहम, ये उसके विले का नाम था। वहीं पर बैठकर ये ऑन द थेम रिवर के ऊपर उसने खरीदा था, और यहाँ पर वो आर्टिफिशियल उसने एक गार्डन भी बनाया था, विच वाज इमिटेटेड बाय मेनी ग्रेट मैन ऑफ द टाइम। और फिर वो 1744 में ही वाज ही डाइड इन 1744। उसने जो काम किए थे, जो माइनर थिंग जो थी, मतलब माइनर वर्क के अलावा पोप ने जो वर्क किया था, मे बी कंसिस्टेड ऑफ द टू ग्रुप्स। हम पोप के वर्क को दो ग्रुपों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट एंड कैटेगराइजेशन अगर हम करते हैं ग्रुप सेकंड, दो में हम इसकी डिविजन्स कर सकते हैं। पहला ग्रुप जो था, जिसको हम अर्लियर ग्रुप भी कह सकते हैं, ग्रुप फर्स्ट को हम अर्लियर ग्रुप भी कहते हैं, और जो ग्रुप सेकंड है उसको हम लेटर ग्रुप भी कह सकते हैं। अर्लियर ग्रुप एंड लेटर ग्रुप कह सकते हैं। जो अर्लियर ग्रुप था उसमें कंसिस्ट ऑफ हिज पेस्टोरल, जिसमें शामिल थे उसके पेस्टोरल पेस्टोरल्स भी शामिल थे। उसमें एक और था, दूसरा था विंडसर
विंडसर फॉरेस्ट, विंडसर फॉरेस्ट ये था। इसके अलावा जो चीज़ें थी, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म भी इसमें ही शामिल था, इसी ग्रुप में। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म ये भी इसी ग्रुप में उसका शामिल था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। और इसके अलावा इसी ग्रुप में उसने रैप ऑफ द लॉक भी लिखा था, जो उसका बहुत ही ज़्यादा फेमस था। रैप ऑफ द लॉक के अलावा उसने कुछ एलिजी, उसने एक एलिजी भी लिखी थी। किसको लिखी थी? एक्चुअली एक एलिजी टू एन अनफॉर्चुनेट लेडी, इसका एक कंप्लीट था। और कुछ ट्रांसलेशन ऑफ होमर थी, जो ट्रांसलेशन ऑफ होमर ये भी उसने की थी इसी ग्रुप में। तो ये उसका अर्लियर ग्रुप था। जब बाद में लेटर ग्रुप में उसने जो वर्क लिखा था, उसको हम डेंसिएट के नाम से जानते हैं, जो उसका एक बहुत ही खूबसूरत क्रिटिसिज्म था। और उसके अलावा द सटायर भी था, द सटायर सा। और एक और था जिसको हम एपिसल्स कहते हैं। तो ये उसका completely ओवरऑल वर्क था। However, that may be his earliest work showed that he was accomplished, कि उसने कुछ couplets जो थे, या master of fine expression जो था उसने किया था। इसमें जो अहम जो हमारे पास है, वो हमारे पास है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। अब ये ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो था, पोप फर्स्ट मेजर लिटरेरी वेंचर था, वाज पब्लिश्ड 1711। और इसमें जो मेन जो सम अप अगर हम करते हैं, तो आर्ट ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू द हॉरेस फिल्ट्रेड टू द फ्रेंच पोइट, जो फ्रेंच का जो पोइट क्रिटिक था, बॉलियो नाम था। सो इट कुड हैव बीन वेल रिटन इन प्रोज फॉर द इन प्रोज एंड फॉर ऑफ द पोइट्री सच एज इट हैज लिटल। तो ये क्रिटिसिज्म जो था, ऐसे ऑनलाइन जो था, ये इसका एक खूबसूरत सवाल था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। और ये सम अप करता है आर्ट ऑफ पोएट्री को एज थॉट फर्स्ट बाय हॉरेस से, जैसे कि पहले हॉरेस ने और भी फ्रांस के एक राइटर ने सिखाया था। और फिर 18th सेंचुरी के जितने भी क्लासिसिस्ट थे। इसके अलावा ये एक हीरोइक कपलेट भी लिखा था। इट वाज रिटन, लिख लेता हूँ कि इट वाज रिटन इन अ हीरोइक इट वाज रिटन इन अ हीरोइक कपलेट है। ये हीरोइक कपलेट में लिखा था हमारे यहाँ पर। और इसके साथ साथ इसमें बहुत हम इसको हार्डली एक पोएम की तरह कंसीडर कर सकते हैं, बल्कि रादर हम एक्चुअली इसको एज ए कह सकते हैं कि इट वाज अ स्टोर हाउस। ये क्या था? ये एक स्टोर हाउस था, किसके लिए? ऑफ द क्रिटिकल क्रिटिकल मैगजीन्स के लिए ये एक स्टोर हाउस था। क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मैगजीन्स मिलते हैं। और इसी मैगजीन्स की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। रैप ऑफ द लॉक की अगर हम बात करते हैं, सो रैप ऑफ द लॉक पब्लिश हुआ था 1714 में, ये 1711 में था। सो रैप ऑफ द लॉक जो था वो कंप्लीट फॉर्म, ये क्या था? ये एक रैप ऑफ द लॉक एक मोक हीरोइक एपिक पोएम था, पोएम था, मोक हीरोइक पोएम था रैप ऑफ द लॉक। और जिसने क्या किया था कि सेटराइज किया था, इसी पोएम ने सेटराइज किया था, satirizes the fashionable society, पर इसने रेप ऑफ द लॉक, इट वाज द स्टोरी ऑफ द बेलिंडा ऑफ द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर एक लॉर्ड पीटर होता है इसी रेप ऑफ द लॉक में, जो क्लीप ऑफ अ लॉक ऑफ द हेयर, जो एक जोड़ा होता है, और जो हेड ऑफ द ब्यूटीफुल मेड ऑफ ऑनर एराबेला। यहाँ पर एक पीटर होता है इसमें एक करेक्टर,
और दूसरी कैरेक्टर जो होती है एराबेला, तो इसके पीछे के जो बाल होते हैं सर के, उसको काट देता है। और यहाँ पर दिस वाज द रिजेंटेड, और ये इसी चीज़ों को ये औरत, ये लड़की, ये लेडी इसको बुरा मानती है, और जिसकी वजह से इन दोनों की वजह से एक सीरियस किस्म की जो एक लड़ाई वो शुरू हो जाती है। सीरियस दोनों खानदानों के दरमियान आर्गुमेंट और बिटवीन द फैमिलीज। सो ये एक ट्रिवियल किस्म का एक इंसिडेंट था जो पोप ने उठाया था, और उसको एक एलेबोरेट स्टोरी बनाया था सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि जो इंस्टेड ऑफ द गॉड्स थे या गॉडेसेस थे, मतलब यहाँ पर एक तो ये भी थी कि जो सीरियस चीज़ें चल रही थी उन पर किसी का फोकस नहीं था, बल्कि ये सारी एरिस्टोक्रेटी जो क्रॉन था या फिर जो एरिस्टोक्रेसी थी, इन ये ट्रिवियल थिंग्स पर ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीब मर रहे थे, उन पर किसी का तो फोकस ही नहीं था, फोकस था तो इन सारी यूजलेस चीज़ों पर था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इसी पोएम में जो थी वो ये था कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एपिक्स में गॉड्स भी होते हैं, गॉडेसेस भी होते हैं, लेकिन उसने क्या किया था कि उसने नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, और ऐसे कुछ और स्पिरिचुअल चीज़ें थी जिसको इंट्रोड्यूस किया था। इस पर इसको थोड़ी सी क्रिटिसिज्म का भी सामना हुआ था, लेकिन जो फैशन था, जो ऑफ द पोलाइट सोसाइटी थी, वहाँ पर उसने कार्ड्स, पार्टीज, टीज, कॉफीज, फैंस, स्नफ्स, बैलेट, ड्यूक्स, लैप डॉग्स, अदर ट्रिफलिंग, ये सारी चीज़ों को, जो फैशनेबल सोसाइटी की जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सबको क्रिटिसाइज किया था, बिल्कुल डेलिकेट और एक लाइवली फैंसी की तरह से। और एक पॉप जो था वो एक इमिटेटिव पॉप, एक पॉप जो था, पॉप वाज एन Pop was an imitative. Pop was an imitative जीनियस था, वो एक इमिटेटिव जीनियस किस्म का इंसान था, एंड ही इज said to have borrowed execution of its original as anything to be found in English literature. So Dr. Johnson described it the most airy, the most ingenious, and the most delightful of all Pop's compositions. इसी रेपसोड के बारे में वो कहा जाता है। जो एक और है हमारे पास यहाँ पर जो लिखी थी, एक और पोएम्स जो थी, ये भी थी जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ होमर की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन ऑफ होमर जो था वो ट्रांसलेशन ऑफ इलियड वाज कंप्लीटली इन 10 ईयर्स। ये 10 ईयर्स में, ये वाला जो था ये तकरीबन 10 ईयर्स में कंप्लीट किया गया था। 17 और ये 1720 में पब्लिश हुआ था, एंड इट वाज फॉलोड इन 1725 1726 बाय ओडिसी। और इसमें एक इट हैज़ अ गुड डील ऑफ विच वाज ट्रांसलेटेड बाय टू असिस्टेंट। इस ये हम ये ट्रांसलेशन जो था ये टू असिस्टेंट्स के जरिए इसको ट्रांसलेट किया गया था, और उन असिस्टेंट्स का नाम क्या था, उनका एक उन दोनों में से एक का नाम जो था, इफ आई गॉट द नेम, जो एक का नाम, सॉरी आई रिमेंबर, फैंटन। एक का नाम फैंटन था, और दूसरे का नाम जो था, लेट मी रिमाइंड द नेम, दूसरे का नाम जो था वो एक्चुअली ब्रूम था, ब्रूम। सो दीज आर द टू असिस्टेंट ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जिसकी मदद से उन्होंने ये काम किया था, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इनको ट्रांसलेट किया था। बाद में जो लेटर ग्रुप है जिसमें उसने डंसियट लिखा था, डंसियट का जो पोएम था ये एक्चुअली एनोलॉजी थी ऑफ इलियड, पर विच वाज फर्स्ट अपीयर इन 1728 इसमें शामिल हुई थी, और फिर बाद में इसको इनलाज कर दिया गया 1740। और ये डंसियन जो था ये एक वायलेंट टाइप सटायर था, वायलेंट किस्म का एक सटायर था ऑन द मेजर एज वेल एज ऑन द माइनर राइटर ऑफ द डे। मेजर एंड माइनर राइटर, माइनर राइटर्स ऑफ द, उन दिनों के जो राइटर्स थे उन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, और इसमें पॉप थॉट हैड आइदर स्लाइटेड हिम or had not shown adequate appreciation of his genius. So ये हम कह सकते हैं कि it was a war of wit,
अगेंस्ट डलनेस, कि ये डेंसियन जो था इसमें एक जंग चल रही थी किसके खिलाफ, डलनेस, जो पोप को लग रहा था, जो उन दिनों जो एक राइटर्स थे उनके खिलाफ। और पोप जो था वो उसने हैड ब्रॉट आउट ऑन एन एडिशन ऑफ शेक्सपियर इन 17, इसमें उसने क्या किया था कि उसने एडिशन ऑन शेक्सपियर ये लेकर आया था सामने 1725 में। और जब वो ये सामने लेकर आया तो इसमें इनएक्यूरेसीज थे, और ये पिन इसको पिन आउट किया था ट्यूबाल्ट ने, ट्यूबाल्ट ट्यूबाल्ट ने। और साथ में जो ट्यूबाल्ट था उसने, और वो क्योंकि उसका वो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक शेक्सपियरियन स्कॉलर था, और उसने शेक्सपियर, ये ट्यूबाल्ट ने एक्चुअली एक काम लिखा था जिसको हम शेक्सपियर रिस्टोर्ड कहते हैं। तो ये लिखा था उसने, और इसमें ये पब्लिश हुआ था 1726 में। इसमें जो इनएक्यूरेसीज पॉप ने की थी शेक्सपियर के बारे में उसको उसने पब्लिश किया था। लेकिन इस काम ने, इस वर्क ने पॉप को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था, और उसने डनसीट लिख दिया था, और डनसीट में इसने हद तक इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। और थियोबाल्ट को कि पॉप ने क्या किया था कि पॉप ने थियोबाल्ट को कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था इसी वर्क की वजह से। सो हम ये कह सकते हैं कि ये डनसीट जो था इज अनडाउटेबली अ क्लियर एंड ब्रिलियंट इन इट्स स्क्रॉचिंग abuse and made a great hit at the time, but it is a pity that Pope should have prostituted his admirable talents by devoting कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सटायर किया, और सटायर भी इस वजह से कि वो लोगों को पसंद नहीं करता था। लेकिन उसकी जो सुप्रीमेसी थी वो अभी तक जो है अनचैलेंज, उसकी जो सुप्रीमेसी थी वो तकरीबन 1798 तक अनचैलेंज थी। जब वर्ड्सवर्थ और कॉलेज नहीं आए थे उसको रिवॉल्ट करने वाला कोई नहीं था। और फिर जब उनका जॉइंट प्रोडक्शन आता है लिरिकल बैलेड, उसके बाद उसका ही फेल अपॉन द इवल डेज एंड द रोमांटिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बायरन अलोन ऐसा इंसान होता है जो पॉप को पसंद करता है, बाकी सब उनको इवन डिनाई कर देते हैं, और उनको टाइटल भी नहीं देते कि वो पोइट है, अलेक्जेंडर पॉप कोई पोइट भी है। सो पॉप जब रोमांटिक में आता है तो यही एक वाइपिंग बॉय की तरह 19th सेंचुरी में बनता है। और अगर हम प्रेजेंट सेंचुरी की बात करते हैं, व्हेन पोएट्री इटसेल्फ हैज फॉलन अपॉन इवल डेज, जहाँ पर पोएट्री की इतनी ज़्यादा अहमियत अब नहीं रह गई। सो द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन पोएट्री एंड प्रोज हैज ऑल बीन डिसअपीयर्ड। सो पोप्स फॉर्चून जो था, फॉर्चून हैव राइजन अगेन। सो तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शिफ्ट पोप जो था एक अच्छा किस्म का इंसान था, मतलब पोएट था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स भी थे, और इसको भी एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन वो कंस्पिकुअस था, उसको सक्सेस मिली, वो उसमें अपनी फील्ड में स्पेशलाइज था। लेकिन साथ साथ में वो क्या था, टू आर्टिफिशियल पॉप जो था वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल टाइप का इंसान था। फॉर द ग्रेटेस्ट पोएट्री उसने जो कपलेट लिखे थे, वो उसके कपलेट सिर्फ और सिर्फ उसके जो कपलेट थे वो फॉर द मीडियम ऑफ सटायर थे, फॉर द मीडियम ऑफ सटायर उसने लिखे थे, एंड फ्लेक्सिबल फॉर्म में था। सो ये जो था, दिस वाज ऑल अबाउट अलेक्जेंडर पोप। आई होप यू वुड लाइक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस so you can ask me, uh, so that we will discuss and we will come to the conclusion. So thank you so much for today's lecture.